युवान युवान, हाँ, यह आपकी चाची ली फैंग, ये आपकी माँ की तलाश कर रही है। चाची, चाची बस देखने आई थी, हे, बस देखने। ली फैंग ई ने घृणा से पूरी तरह से बेकार लेडी माँ को घूरा और संदेश को गलत तरीके से बताने के लिए शियाओहे की माँ को कोसा, जबकि वह चुपके से लेडी लियू के करीब पहुंच गई। लिन युआन के हाथ में चाकू असली था और उसे विश्वास नहीं था कि लिटिल डिजास्टर स्टार उसकी अपनी माँ के बगल में वार करने की हिम्मत करेगा। युवान युवान, अपने हाथ से चाकू नीचे रख दो, एक बड़ी लड़की को चाकू की क्या जरूरत है। शुरू में ली फैंग ई ने अब उसके चेहरे पर लिटिल डिजास्टर स्टार कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन रसोई के चाकू से उसे जो डर लगा, उसने उसे लगभग फिर से फिसलने पर मजबूर कर दिया। लिन युआन उसकी बकवास पर विश्वास नहीं करेगा। उसने अपनी माँ की ओर देखा और उसके चेहरे पर परेशानी देखी। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि ये दोनों उसकी माँ को परेशान करने आए थे जब वह घर पर नहीं थी। आप किस बात से डर रही हैं, चाची? मैं तो बस आपके लिए कुछ अच्छा बनाने की सोच रही थी, तभी आप आ गए। लिन युआन ने खुशी से यह कहते हुए अपने हाथ में रसोई के चाकू से खेला। चमकदार ब्लेड उसकी मुट्ठी में कुशलता से घूम रहा था और तरह तरह की आकर्षक सजावट के साथ घूम रहा था। हालांकि लेडी माँ और अन्य लोग इस तमाशे की प्रशंसा करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि वे बुरी तरह डरे हुए थे, उनके होंठ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि लिन युआन ने आगे क्या कहा, तो उनके पैर जेली में बदल गए। हालांकि हमारे पास चाची और चाची ली फैंग ई के मनोरंजन के लिए घर पर वास्तव में कुछ भी अच्छा नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं इस चाकू को यूं ही उछाल दूं और जिस पर भी यह गिरेगा, मैं उसके मांस का एक टुकड़ा काटकर सूप बनाने के लिए उबाल दूं, कैसा रहेगा? जैसे ही उसने पूछना समाप्त किया, लेडी माँ और ली फैंग ई अवाक रह गए। लिन युआन ने अचानक चाकू आगे फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, चाकू पकड़ो। आह आह, लेडी माँ सबसे पहले चीखी, अपना सिर पकड़कर बाहर भागी। ली फैंग ई में अधिक साहस था, लेकिन पहले लिन युआन के चाकू ने उसे डरा दिया और फिर लेडी माँ की चीख ने उसे चौंका दिया, जब तक कि वह भी बुरी तरह डर नहीं गई, चिल्लाने लगी और भागते समय अपना सिर पकड़ लिया। हालांकि उसकी किस्मत लेडी माँ जितनी अच्छी नहीं थी। वह अप्रत्याशित रूप से एक दीवार से टकरा गई और तुरंत ही सुअर को मारने जैसी चीख पुकार मच गई। दोनों को अपमानित होकर भागते देख लिन युआन ने चाकू पकड़ लिया और ठंडी हंसी उड़ाई, जबकि सबसे मासूम जियो लिनशुंग ने ताली बजाई और दिल खोलकर हंसते हुए चिल्लाया, चाची, चाची ली फैंग ई, मत जाओ, जाने से पहले एक कटोरी सूप के लिए रुको। हा, चाकू को म्यान में रखने के बाद लिन युआन ने अंततः लेडी लियू से पूछा कि क्या हुआ था। लेडी लियू ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन परिवार के विभाजन के बाद आपके दादा दादी फिर से बीमार पड़ गए। आपकी चाची और चाची ली फैंग ई इस बात पर जोर दे रही हैं कि यह आपकी वजह से है। लेडी लियू ने दाया की ओर देखते हुए संकोच किया, फिर चुप हो गईं। हालांकि लिन युआन समझ गया। निश्चित रूप से वृद्ध दंपति उसे फिर से बीमारी लाने के लिए दोषी ठहरा रहे थे और किसी तरह लेडी माँ और ली फैंग ई को ये खबर मिल गई कि वह उस दिन शहर गई थी और उन्होंने मौका पाकर उसकी माँ से चांदी की मांग की, जबकि वह बाहर थी। हमसे इलाज के लिए पैसे की मांग की गई, जबकि वास्तव में वे केवल इस बात से परेशान थे कि उन्हें विभाजन के दौरान केवल 2 टैल चांदी ही मिली थी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और वे उत्सुकता से इसका पीछा कर रहे हैं। लिन युआन को चिढ़ महसूस हुई। क्या परिवार विभाजन के बाद वे शांतिपूर्वक नहीं रह सकते थे? केवल 2 टैल चांदी के लिए वे उसका लगातार पीछा करते रहे। क्या होगा यदि उन्हें पता चले कि उसके पास अब 50 से अधिक टैल चांदी है? क्या वे अपने पूरे परिवार को अपने घर को गिराने के लिए नहीं लामबंद करेंगे? नहीं। अगर आज आखिरी बार था, तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ, तो उसे बड़ा हंगामा करना पड़ेगा। पूरी सुबह इन दोनों के साथ कुश्ती लड़ने के बाद लेडी लियू थक गई थी। लिन युआन ने जल्दी से अपनी माँ को आराम करने के लिए कहा और लिन वेई से कुछ गर्म पानी उबालने के लिए कहा। फिर वह लिन फुगुई के घर से सामान हटाने के लिए जल्दी से बाहर निकली। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह बाहर निकली, उसने लिन फुगुई को बैलगाड़ी के साथ आते देखा। आंटी लिन घर नहीं गई थीं, बल्कि वह पास ही इंतजार कर रही थीं। ये देखकर कि लेडी माँ और अन्य लोग चले गए हैं, वह मदद करने के लिए आया। लिन युआन को पता था कि चाची लिन के न जाने का एक और कारण ये सुनिश्चित करना था कि उनका फिर से फायदा न उठाया जाए। उसे तुरंत अपने हृदय में गर्माहट महसूस हुई। उसकी मदद से उसने घर में सामान रखा। वह बदले में उसे कुछ पके हुए बंस देना चाहती थी, लेकिन लिन फुगुई ने कुछ भी नहीं लिया और अपनी बैलगाड़ी के साथ घर वापस चला गया। लिन युआन ने उसकी आकृति को दूर गायब होते देखा। वह कृतज्ञता से भर गया और दयालुता का बदला चुकाने के तरीकों पर विचार करने लगा। जब उसके पास पैसा होगा तो वह निश्चित रूप से उन लोगों को नहीं भूलेगी जो उसके साथ अच्छे रहे थे। बेशक, जो लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, वे उनकी स्मृति में और भी अधिक गहराई से अंकित हो जाते। लिन युआन द्वारा घर लाए गए अनाज के बैगों को देखकर लिन वेई और उसकी बहन दोनों आश्चर्यचकित थे, खासकर कपड़े के कई बोल्टों को देखकर।
चून की घर की चांदी हमेशा लेडी यांग को सौंप दी जाती थी, इसलिए उनके कपड़े मूल रूप से लेडी लियू द्वारा वयस्कों के कपड़ों से बदले जाते थे या लिन सियू से प्राप्त होते थे। उन्होंने बचपन से लेकर वयस्क होने तक कभी नए कपड़े नहीं पहने थे। ये सुनकर कि उनकी सबसे बड़ी बहन ने कहा है कि ये कपड़े उनके लिए हैं, वे और भी अधिक प्रसन्न हुए और अपनी मां को दिखाने के लिए कपड़े लेकर पश्चिम वाले कमरे में भागे। हालांकि लेडी लियू बहुत शांत थीं। कपड़ों को देखकर उसने लिन युआन से उसकी खरीदारी के बारे में विस्तार से पूछा। वयस्क होने पर उसे शहर के बाजार मूल्यों की कुछ समझ थी और उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन चूंकि सभी बच्चे उत्साह में डूबे हुए थे, इसलिए उन्हें लगा कि यह कोई प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है और वे अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी कपड़े की जांच करने लगीं। दोपहर के भोजन के लिए उन्होंने सफ़ेद चावल से दलिया बनाया। लिन युआन ने शहर से खरीदी हुई रोटियां भी गर्म की और सोयाबीन पेस्ट के साथ उन्हें काफ़ी स्वादिष्ट पाया। लिन युआन उस मामले के बारे में सोच रही थी जो उसने अपनी भाभी गुइजी के साथ तय किया था। दोपहर के भोजन के बाद वह तुरंत परिवार का बड़ा कटोरा ले आए और आटा गूंथने लगी। उसने बहुत सारा आटा गूंथ लिया और योजना बनाई कि आधा आटा फूलने के लिए अलग रख देगी ताकि वह शाम को मीट बंस बना सके। उस दिन उसने काफ़ी मांस खरीदा था और मौसम गर्म होने के कारण उसे खराब होने से पहले जल्दी से उसे खाना था। आटा गूंधते समय लिन युआन ने लिन वेई को भी लानहुआ के घर भेजा। उन्होंने स्वयं कभी बन नहीं बनाए थे और घर पर कोई स्टार्टर भी नहीं था, इसलिए उनके पास लिनहुआ के घर पर अपनी किस्मत आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। काफी देर इंतजार के बाद लिन वेई सांस फूलते हुए वापस लौटे। लानहुआ के घर में भी कोई स्टार्टर नहीं था। जब उसे अचानक याद आया कि उसने जियाओ शितो को बन खाते हुए देखा था, तो वह जल्दी से अपनी नंद गुइजी के घर गई और किसी तरह कुछ स्टार्टर उधार ले आई। ये लिन युआन की ओर से एक चूक थी, क्योंकि गांव के लोग भाग्यशाली थे कि उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता था। प्रतिदिन सफेद आटे का सेवन करने की तो बात ही छोड़ दें। यदि भाभी गुइजी और लाओसन की पत्नी को जियो शितो पसंद नहीं होता और उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा सफेद आटा बचाकर नहीं रखा होता, तो लिन युआन शायद स्टार्टर उधार लेने में सक्षम नहीं होता। हालांकि अब जब उसके पास स्टार्टर था, तो वह बंस को भाप में पकाने के बाद एक टुकड़ा अपने लिए रख सकती थी। लिन युआन ने आटे को आधा आधा बांट लिया। उसने 5 पाउंड आटा गूंथा था, जो भाप से बन बनाने के लिए पर्याप्त था। उसने अपनी नंद गुइजी के लिए आटा निकाला, फिर बचे हुए आटे में स्टार्टर मिलाया और उसे रसोई में फूलने के लिए छोड़ दिया। अपनी बाहों में एक और बड़ा बेसिन लेकर वह अपनी नंद गुइजी के घर की ओर चल पड़ी और बेसिन को एक साफ कपड़े से ढक दिया ताकि कोई उसे देख न सके। उस समय लाओसन की पत्नी अपने पोते को झपकी लेने के लिए मना रही थी, जबकि भाभी गुइजी शांत क्षण का लाभ उठाकर अपने घर में तिल के बीज छांट रही थी। पिछली बार लिन युआन के सुझाव का पालन करते हुए उसने तिल को भूनकर कुचल दिया था, जो वास्तव में सुगंधित निकला। न केवल जियाओ शितो को ये पसंद आया, बल्कि एरशुवान, जिसे आमतौर पर तिल पसंद नहीं था, ने भी तिल के नमक में डूबी हुई मकई की रोटी अधिक खाई। ये जानते हुए कि लिन युआन के पास इनका कोई और उपयोग हो सकता है, उसने फिर से आंगन में तिल के डंठल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने बड़ी मात्रा में तिल उगाया था। यदि उसे बेचकर पैसे कमाए जा सकें, तो उन्होंने अगले वर्ष और अधिक तिल लगाने की योजना बनाई। लिन युआन को एक बड़े बेसिन के साथ आते देख भाभी गुइजी को पता था कि ठंडी खाल बनाने का मामला होने की संभावना है। दोनों महिलाओं ने ज्यादा बात नहीं की। लिन युआन ने तुरंत अपनी भाभी गुइजी से कुछ साफ पानी और एक बड़ी बाल्टी तैयार करने को कहा। ठंडी खाल बनाना काफी सरल था और इसके लिए किसी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं थी। जब तक कोई इस विधि में निपुण हो जाता है, ये काफी आसान है। लियांगपी बनाने का पहला चरण आटा गूंथना है। हर कोई खेती के कामों से परिचित है, इसलिए उसे उन्हें आटा गूंथना सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आटा धोने की बारी आती है, जिसका सीधा सा मतलब है आटे से स्टार्च को धोना। ये चरण भी सरल है। आटे से भरे बड़े कटोरे में आधा बेसिन पानी डालें और इसे कपड़े धोने की तरह तब तक जोर से गूंदें जब तक कि पानी धीरे धीरे सफेद और गंदा न हो जाए। फिर पानी को इकट्ठा करने के लिए उसे एक लकड़ी के बैरल में डालें। आटा धोने के पहले चरण के दौरान लिन युआन ने प्रदर्शन करते हुए मुख्य बिंदुओं को समझाया। भाभी गुइजी एक चतुर महिला थी और उन्होंने एक ही नज़र में इस हुनर को समझ लिया। इस प्रकार दूसरी बार लिन युआन ने ये कार्य अपनी भाभी गुइजी को सौंप दिया। सच कहा जाए तो यह महिला बुद्धिमान और सक्षम थी तथा लिन युआन की तुलना में बहुत तेजी से आटा धोती थी। कुछ ही देर में उसने दूसरा काम भी पूरा कर लिया। इस स्तर पर आटा विशेष रूप से ढीला था, इसे इकट्ठा करना लगभग असंभव था और इसे जितना भी धोया जाए, ये छोटा नहीं होता था। लिन युआन जानता था कि इसका मतलब है कि आटा ठीक से धोया गया है। लकड़ी के बैरल में लगभग आधा बैरल पानी एकत्र था, लेकिन इसका उपयोग अभी तक लियांगपी बनाने के लिए नहीं किया जा सका था। अगले दिन इसका उपयोग करने से पहले इसे रात भर स्थिर रखना पड़ता था। हालांकि दिन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था।
लियांगपी बनाने के लिए आपको न केवल आटे की त्वचा की बल्कि ग्लूटेन की भी आवश्यकता होती है। ग्लूटेन केवल आटा धोने के बाद बचे हुए ढीले आटे के टुकड़े होते हैं। लिन युआन ने इन टुकड़ों को बांस की छलनी से एक कटोरे में डाला, स्टार्च को हटाने के लिए ग्लूटेन को अच्छी तरह से धोया और इसे साफ पानी में भिगो दिया क्योंकि अभी लियांगपी बनाने का समय नहीं था। 2 पाउंड से अधिक सफेद आटे को धोने के बाद उसमें मुट्ठी भर से भी कम ग्लूटेन बचा। ये देखकर भाभी गुइजी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर लियांगपी नहीं बिकी तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाभी गुइजी की शिकायत सुनकर लिन युआन आत्मविश्वास से भर गया। मौसम कुछ और दिनों तक गर्म रह सकता है और एक बार मसालेदार और ठंडी लियांगपी बन जाने के बाद दोपहर में इसे खाना निश्चित रूप से स्वादिष्ट और ताज़ा होगा। उसे पूरा विश्वास था कि जैसे ही ये ताज़ा वस्तु बाजार में आएगी, ग्राहक इसे उत्सुकता से खरीद लेंगे। सारी तैयारी पूरी हो जाने के बाद उसे लियांगपी को भाप में पकाने के लिए अगले दिन तक इंतजार करना पड़ा। घर के कामों के बारे में सोचते हुए लिन युआन ने वापस जाने का फैसला किया। आज रात उसे बंस को भाप में पकाना था और यह मांस को काटने और बारीक करने का सही समय था। जैसे ही वह घर पहुंची, उसने लेडी लियू को देखा, जो अपने बड़े गर्भवती पेट के साथ रसोई में मांस को काटने में व्यस्त थी। अपनी मां को पसीना बहाते देख लिन युआन का दिल दुख गया, इसलिए उसने जल्दी से उसे घर के अंदर जाने में मदद की। पूर्व के कमरे में पिता लिन युआन के लिए आवश्यक मूनकेक के सांचे तराश रहे थे और पश्चिम के कमरे में लिन वेई और लिन शुआंग एक दूसरे के बगल में सो रहे थे। जियो लिन शूंग नए खरीदे गए सूती कपड़े से इतनी मोहित हो गई कि उसने नींद में भी उसे पकड़ रखा था। लेडी लियू को मुख्य कमरे में एक छोटे से स्टूल पर बैठाने और उन्हें पीने के लिए एक कप पानी देने के बाद लिन युआन ने अपनी मां के पीले चेहरे और उनके पेट को देखा, जो 7 महीने का नहीं लग रहा था। लिन युआन को अचानक यह एहसास हुआ कि वह अपनी भाभी गुइजी से कुछ कहना भूल गई थी। उसने शहर की यात्रा के दौरान अपनी मां के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उनके लिए रोजाना चिकन सूप बनाने हेतु कुछ मुर्गियां खरीदने की योजना बनाई थी। लेकिन लेडी लियू पहले से ही बहुत कमजोर थी और अचानक भारी पोषण उसके लिए बहुत ज्यादा हो सकता था, इसलिए उसने अपनी भाभी गुइजी से अंडे बेचने वाले किसी व्यक्ति को खोजने में मदद करने के लिए कहा। वह अपनी मां को खिलाने के लिए प्रतिदिन अंडे खरीदती थी और जब उनकी सेहत ठीक हो जाती थी तो वह चिकन सूप या हड्डी का शोरबा पी सकती थी। हालांकि आटा धोने की भागदौड़ में वह ये सब भूल गई थी। लिन युआन ने चुपचाप अपने माथे पर थपथपाते हुए कहा कि वह अधिक भुलक्कड़ होती जा रही है। लेडी लियू ने अपनी बेटी की बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बेटी द्वारा दिया गया कप ले लिया तथा उसे नीचे खींचकर अपने साथ बैठा लिया। जिस दिन से लिन युआन को लाओसन के घर से धोखा मिला था, तब से मां और बेटी के बीच अच्छी बातचीत नहीं हुई थी। ये देखकर कि मां को कुछ पूछना था, लिन युआन को वास्तव में थोड़ा दोषी महसूस हुआ। क्या ये कहावत नहीं है कि बेटी को उसकी मां से बेहतर कोई नहीं जानता? वास्तव में वह पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर लेडी लियू से बच रही थी। लिन जियाक्सन एक वयस्क व्यक्ति होने के नाते अपनी बेटी में आए बदलावों को नोटिस करने में असफल रहे, लेकिन एक जन्म देने वाली मां निश्चित रूप से उन्हें देख सकती थी। दाया, क्या तुम मां से कुछ छिपा रही हो? लेडी लियू ने अपनी बेटी के खुरदुरे हाथों को छुआ। वह हमेशा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसे कभी कोई शारीरिक श्रम नहीं करने देती थी। लेकिन पिछले 6 महीनों में काम करने से उसके हाथ खुरदुरे हो गए थे। भविष्य में उसकी शादी कैसे होगी? लिन युआन अब सचमुच असहज महसूस करने लगी। माँ, आपने अचानक ये क्यों पूछा? क्या वह देख सकती थी कि वह अब वह लिन युआन नहीं रही जो वह हुआ करती थी? लेडी लियू ने दया से अपनी बेटी के गाल को सहलाया। मूर्ख बच्ची, आज तुमने जो चीजें खरीदी वे तुम्हारे पिता ने नहीं देखी और छोटे बच्चे नहीं समझेंगे, लेकिन माँ जानती है। इसमें काफी चांदी खर्च हुई होगी, है ना? तुम्हें ये चांदी कहाँ से मिली? तो यह उसी के बारे में था। लिन युआन ने शांति से राहत की सांस ली और कहने लगा कि यह पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से हुआ है। फिर भी लेडी लियू की चमकदार, बुद्धिमान आंखें देखकर वह वे शब्द नहीं बोल सकी। अपनी मां के कमजोर स्वास्थ्य और विनम्र चरित्र के बावजूद उनकी बुद्धि स्पष्ट और निर्णय क्षमता तेज थी। क्या लिन जियाक्सन और लिन युआन दोनों को नहीं लगता था कि उनका पड़ोसी चेंज हु एक अच्छा व्यक्ति था? ये लेडी लियू ही थी जिन्होंने ये समझ लिया था कि यह लड़का उनकी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं है ना? कोई अन्य विकल्प न होने पर लिन युआन ने अपनी मां को शहर में अपने उद्यमों के बारे में सब कुछ बताया, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे उसने मेढक राजकुमारी के रूप में फूमन बिल्डिंग में व्यंजन बेचे और सूखे गोजी बेरी भी बेचे। बेशक अपनी मां की चिंता को कम करने के लिए उन्होंने उस घटना का उल्लेख नहीं किया जब मोटे आदमी ने शैंडे हॉल में उन्हें लगभग परेशान कर दिया था। अपनी बेटी की बातें सुनकर लेडी लियू का रंग स्वाभाविक रूप से हरा हो गया, जो स्पष्ट रूप से उन्हें बताई गई बातों से हिल गया था। उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या मेंढकों को भोजन बनाया जा सकता है? आप उसे कैसे जानते हैं? ये बात मुझे पड़ोसी चेन झू ने बताई थी। लिन युआन ने एक बार फिर उस चेन झू के लिए शोक मनाया जिससे वह कभी नहीं मिली थी।
उसके पास इस बहाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह मन ही मन ये कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सकी कि यदि उसकी माँ को पता चले कि उसने सांप का सूप चखा है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। हालांकि व्यवसाय के माध्यम से पैसा कमाने की तुलना में एक माँ के लिए जो बात अधिक मायने रखती थी वह थी उसकी बेटी की आजीवन खुशी। दाया, माँ को बताओ, क्या जूजी ने उस दिन जाते समय तुमसे कुछ कहा था? और कुछ भी कहो। लिन युआन हैरान दिख रहा था। मेरा मतलब है, क्या उसने तुमसे कोई वादा किया था, जैसे कि वह तुमसे शादी करने कब वापस आएगा? लेडी लियू की आंखें चमक उठी, सचमुच खूबसूरत। लिन युआन को अचानक समझ आ गया, उसकी माँ उन दोनों के बीच की प्रगति में रुचि रखती थी। चूंकि यह बात सामने आई थी, लिन युआन को लगा कि उसे अपने वर्तमान विचार अपनी माँ के साथ साझा करने चाहिए। आखिरकार, वह अब अतीत की लिन युआन नहीं थी और चेन झू के प्रति उसकी भावनाएं बदल गई थीं। अगर वह अभी चीजें साफ कर दे तो वह बहुत सारी परेशानियों से बच सकती है। माँ, मुझे लगता है कि भाई झूसी काफी अच्छे हैं, लेकिन क्या उसने तुम्हें धमकाया? लेडी लियू के तनाव को महसूस करते हुए लिन युआन ने जल्दी से उसका हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, उस नाजुक विद्वान में आपकी बेटी को धमकाने की हिम्मत नहीं है। मत भूलना, अब मैं गांव में एक कर्कश और जिद्दी महिला के रूप में जानी जाती हूँ। इसका उद्देश्य लेडी लियू को राहत देना था, लेकिन इससे उन्हें और अधिक दुख हुआ। कौन चाहेगा कि उसकी बेटी की ऐसी प्रतिष्ठा हो? उसे पहले से ही लिटिल डिजास्टर स्टार का उपनाम दिया गया था और अब उस पर कर्कश और जिद्दी का लेबल भी लग गया है। इसलिए सभ्य परिवारों के बेटे निश्चित रूप से ऐसी लड़की नहीं चाहेंगे। भले ही लड़कों को इससे कोई आपत्ति न हो, लेकिन उनके माता पिता को क्या पड़ोसी चेन झू के पिता ने उसकी छोटी आपदा स्टार के रूप में प्रतिष्ठा के कारण उसे नीची नजर से नहीं देखा था? अपनी मां की चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर लिन युआन वास्तव में खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। आखिर हर बात के बावजूद उसे इसका उल्लेख क्यों करना पड़ा? उसने जल्दी से विषय बदल दिया। माँ, मैं पिछले आधे महीने से बहुत सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि भले ही भाई जूजी एक अच्छे व्यक्ति और सुशिक्षित हैं और भविष्य में एक उच्च पदस्थ अधिकारी भी बन सकते हैं, फिर भी हमारे एक साथ आने की संभावना बहुत कम है। अगर भाई जूजी वापस आकर मुझसे शादी करने का अपना वादा भी निभा दे, तो क्या आपको लगता है कि मेरे जैसी देहाती लड़की, जो अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख सकती, उनके भविष्य के करियर के लिए कोई उपयोगी होगी? मुझे लगता है, अंकल चेन ने शायद ये देख लिया होगा और इसीलिए वह मुझे पसंद नहीं करते। लेडी लियू ने अपनी बेटी को आश्चर्य से देखा। ये वे शब्द थे जो वह बहुत पहले से कहना चाहती थी और उसने लिन जियाक्सन से एक से अधिक बार इनका उल्लेख किया था, लेकिन उसकी व्यवहारिक मानसिकता हमेशा हावी रही। चेन झू को अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करते देख उसे लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है। लेकिन कौन सी माँ अपनी बेटी के लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना नहीं करती? फिर भी क्या सर्वोत्तम का अर्थ अनिवार्यतः किसी उच्च पदस्थ अधिकारी या धनी व्यवसायी से विवाह करना है? वह ऐसा नहीं सोचती थी। उसके लिए सबसे अच्छा वह पुरुष था जो अपनी स्त्री को प्यार करता था और हमेशा उसे पहले स्थान पर रखता था, ठीक वैसे ही जैसे लिन जियाक्सन ने उसके लिए किया था। यही कारण था कि लेडी लियू को चेन झू से ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, जो पूरी तरह से एक उच्च पदस्थ अधिकारी बनने पर केंद्रित था। अतीत में उसने सोचा था कि उसकी बेटी चेन झू से बस मंत्रमुग्ध थी और दूर तक नहीं सोचती थी, लेकिन अब उसे आश्चर्य हुआ कि आज की बातचीत के बाद उसकी बेटी ने चीजों को उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से और भविष्य में आगे देखा। वास्तव में वह बड़ी हो गई थी। दाया, क्या तुमने सचमुच इस पर विचार किया है, या तुम बस अपनी माँ का मन हल्का करने के लिए ये बातें कह रही हो? ये देखकर कि लेडी लियू अभी भी पूरी तरह से सहज नहीं थी, लिन युआन खिलखिलाकर हंसा। माँ, मैंने सचमुच इस पर विचार किया है। और आप जानते हैं, अगर भविष्य में मुझे किसी पुरुष से शादी करनी भी पड़े, तो मैं ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी जो केवल किताबें पढ़ना जानता हो और कुछ और नहीं कर सकता हो। मैं ऐसे आदमी से शादी करूंगी जो पैसा कमा सके और आज्ञाकारी हो। लेडी लियू अपनी बेटी की बातों से खुश हो गईं। वह हंसी और उसके हाथ पर एक मजाकिया थप्पड़ मारा, डांटते हुए कहा, मूर्ख लड़की, तुम कहाँ एक लड़की को एक आदमी से शादी करते हुए देखती हो? इसे शादी करना कहते हैं। लिन युआन बस मुस्कुराई, एक शब्द भी नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में वह असहमत थी। उसके पहले के समय में ऐसे बहुत से पुरुष थे जो किसी स्त्री के लिए घर छोड़कर दूर दूर तक यात्रा कर लेते थे। क्या वह सच्चा प्यार नहीं था? उनकी बातचीत और रसोई घर में पहले की गई मांस काटने की प्रक्रिया के बाद लेडी लियू स्पष्ट रूप से थक गई थी। लिन युआन ने जल्दी से उसे आराम करने के लिए पश्चिमी कमरे में ले गया। लिन युआन को खुद झपकी लेने की आदत नहीं थी, इसलिए वह रसोई में वापस चली गई ताकि बाकी मांस काट सके जो लेडी लियू ने नहीं काटा था। अब चूंकि मौसम गर्म था और उसने बिना सोचे समझे बहुत अधिक मांस खरीद लिया था, इसलिए उसने उस शाम शुद्ध मांस के बन बनाने की योजना बनाई। उसने सबसे पहले सुअर की खाल के 2 टुकड़े काटे, जो बहुत सख्त थे लेकिन बाद में सूप के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। फिर उसने त्वचा से चिपकी बदबूदार चर्बी की परत को काट दिया। ये बदबूदार चर्बी कीमती थी।
वह इसे एक बड़े बर्तन में तलती, उसमें थोड़ा नमक डालती और उसे चर्बी में बदल देती तथा उसे एक कटोरे में रख लेती ताकि सब्जियां तलते या पैनकेक बनाते समय उसका उपयोग किया जा सके। इसमें 1 चम्मच डालने से भोजन स्वादिष्ट हो जाएगा। इसे समाप्त करने के बाद केवल पोर्क बेली बची थी, जिसमें वसा और दुबले मांस की परतें थीं। उसने एक टुकड़े को बारीक काटकर भरावन तैयार किया तथा दूसरे टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, प्रत्येक टुकड़े पर नमक लगाया तथा उन्हें बड़े करीने से एक जार में रख दिया। नमक डालकर संरक्षित करने पर सुअर के मांस के टुकड़े कई दिनों तक टिक सकते हैं। जब उसने कीमा बनाया हुआ मांस एक कटोरे में डाला तो 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। आटे को ठीक से फूलने के लिए अभी भी आधे घंटे की आवश्यकता थी, इसलिए उसने भरावन तैयार करने का निर्णय लिया। लेकिन पूरे रसोई घर में खोजबीन करने के बाद भी उसे कोई हरा प्याज या सब्जी नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि उसने एक दिन पहले ही आखिरी प्याज का उपयोग कर लिया था। जब समय मिला और उसकी बहन लिनवेई जाग गई, तो उसने शीतोआ को आवंटित भूमि को देखने का निर्णय लिया। शीतोआ की भूमि पर अधिक अनाज पैदा नहीं होता था, इसलिए लेडी यांग पैसा खर्च करने में अनिच्छुक थी, इसलिए वे वहां फसल उगाने में निवेश नहीं करना चाहती थीं। हालांकि लिन जियाक्सिन मेहनती था और वह जमीन को बंजर नहीं छोड़ना चाहता था। उन्होंने दूसरों से थोड़ा थोड़ा करके बीज प्राप्त करके विभिन्न सस्ती सब्जियां और प्याज उगाए। परिणामस्वरूप भूखंड कुछ हद तक अव्यवस्थित थे, कहीं प्याज के गुच्छे तो कहीं गोभी के टुकड़े। पहले उनके पिता इन खेतों की देखभाल करते थे और यदि पिछले 6 महीनों में लोग इसके प्रति मेहनती रहे होते तो कटाई के लिए वहां प्रचुर मात्रा में सब्जियां, हरा प्याज और धनिया तैयार होता। हालांकि जब लिन युआन के 3 भाई बहन मैदान में पहुंचे तो वे पूरी तरह से क्रोधित थे। उन्होंने जो देखा वह स्पष्ट रूप से एक ऐसा क्षेत्र था जो कि क्षतिग्रस्त था तथा वहां पर खुदाई के ताज़ा निशान थे जो 2 दिन से अधिक पुराने नहीं थे। इतना ही नहीं, बल्कि सभी बड़ी, स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां ले ली गईं तथा शेष छोटी, खराब सब्जियों को बड़े, लापरवाह कदमों से कुचलकर बर्बाद कर दिया गया। बिना पूछे ही यह स्पष्ट था कि लेडी यांग, जो पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के बाद भी नाराज थी, अपनी बहुओं के साथ फसलों को लूटने आई होगी। ली फैंग ई शारीरिक श्रम करने वालों में से नहीं थी, इसलिए वह निश्चित रूप से निगरानी रख रही होगी। लेडी यांग और लेडी मा अपनी सीमित शक्ति के साथ, हालांकि उन्होंने सब्जियां खोद लीं, लेकिन वे केवल कुछ ही सब्जियां ले जा सकीं। लिन युआन ने खेत में घूमकर उसका बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि कई सब्जियों की जड़ें अभी भी बरकरार थीं। उनका मानना था कि थोड़ी सावधानी से देखभाल करने पर इन जड़ों से नई सब्जियां उगती रहेंगी। इसके अलावा खेत में छोड़े गए छोटे, खराब मछलियां, यदि एकत्र कर ली जाएं, तो काफी अधिक होंगी और कई दिनों तक उनका पेट भरने के लिए पर्याप्त होंगी। चिड़चिड़ाहट को एक तरफ रखते हुए, क्रोध शांत होने के बाद भी जो काम किया जाना था, उसे जारी रखना पड़ा। लिनवेई और उसकी छोटी बहन ने खेत से एक एक करके बची हुई सब्जियां चुनी। आश्चर्य की बात यह है कि वे खाने योग्य पौधों की आधी टोकरी इकट्ठा करने में कामयाब रहे, जिनमें हरा प्याज, धनिया, कुछ मिर्च, लहसुन और छोटे शीतकालीन खरबूजे शामिल थे, जिन्हें अच्छी तरह धोने के बाद खाया जा सकता था। फिर भी लिन युआन ने खुद को आसपास की बाड़ों को घूरते हुए पाया। आमतौर पर इन खेतों का उपयोग सब्जियां उगाने के लिए किया जाता था और अन्य परिवारों ने आवारा कुत्तों और चोरों से सुरक्षा के लिए अपने खेतों को शाखाओं से बनी बाड़ से घेर दिया था। लिन जियाक्सिन पहले भी ऐसा ही करते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों में लापरवाही के कारण वे बाड़ें ढीली हो गई थीं और जीर्ण शीर्ण हो गई थीं। लिन युआन ने फैसला किया कि उसे कुछ दिनों में बाड़ की ठीक से मरम्मत करनी होगी। हालांकि ये कार्य अभी नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि पेड़ों को काटना और अन्य शारीरिक श्रम ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें वह, एक युवा लड़की, अकेले कर सकती थी। यदि उसके पिता का पैर ठीक हो जाता तो स्थिति अलग होती। उनके साथ कम से कम परिवार में उन्हें एक सहारा तो मिलेगा। इस विचार से लिन युआन को और भी अधिक लगा कि उसे बहुत कुछ करना है। अपने पिता के पैर को ठीक करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना, अपनी मां के स्वास्थ्य का पोषण करना, परिवार का समर्थन करने के लिए पैसा कमाना और यह सुनिश्चित करना कि उसकी बहनें स्कूल जा सकें। बेशक, एक बार यह सब हासिल हो जाने के बाद, वह अपने सपने को साकार करने के लिए काम करेगी, ताकि एक रेस्तरां खोलने के लिए पर्याप्त धन कमाया जा सके। सब्जियां इकट्ठा करने के बाद, तीनों भाई बहन घर की ओर चल पड़े। हरी प्याज और धनिया के साथ, आज के मांस बंस इतने बेस्वाद नहीं होंगे और निश्चित रूप से बेहतर स्वाद देंगे। लिन युआन ने सबसे पहले प्याज और धनिया को निकाला और उन्हें धोकर साफ किया। शेष सब्जियों को लिन वेई और शियाओ लिनशुंग के लिए छोड़ दिया गया। प्याज और धनिया मुख्य रूप से मसाला के लिए थे और उन्हें ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। जल्द ही लिन युआन ने सब्जियों को धोया, उन्हें बारीक काट लिया और उन्हें मांस भरने में मिला दिया, साथ ही थोड़ा नमक और निश्चित रूप से अदरक भी मिलाया। शुक्र है कि उनके पास घर पर उपयोग के लिए अभी भी कुछ अदरक था। उसने इसमें कुछ नया खरीदा हुआ तेल भी मिलाया, जिससे मांस का भराव सुगंधित और नम हो गया। परिणामस्वरूप बंसरने वाले के साथ तेलयुक्त होते गए।
जब भरावन तैयार हो गया और आटा अच्छी तरह फूल गया, तो लिन युआन ने एक बड़े कटोरे में आटे को अच्छी तरह गूंधा, फिर उसे अतिरिक्त गूंधने के लिए एक गूंधने वाले बोर्ड पर रख दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अधिक गूंधने से ही आटा नरम और स्वादिष्ट बनेगा। जब आटा लगभग तैयार हो गया, तो उसने उसे एक लंबे लट्ठे के आकार में बेल लिया, फिर टुकड़ों को तोड़कर एक समान आकार की छोटी छोटी लोइयां बना लीं। अंत में, उसने उन्हें पतले किनारों और मोटे मध्य भाग वाले बन रैपर में रोल किया। बन के रैपर तैयार होने के बाद, लिन युआन ने चम्मच से मांस का एक चम्मच रैपर के बीच में डाला। फिर, अपनी उंगलियों के बीच रैपर के किनारों को दबाकर, उसने आटे को थोड़ा थोड़ा करके तब तक मोड़ा जब तक कि वह सील न हो जाए। बन न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, वह उसके हाथ की हथेली में बिल्कुल फिट बैठ रहा था। जूड़े के ऊपर की छोटी सी गांठ और उसके चारों ओर बनी आकर्षक तहों को देखकर, लिन युआन को यह और भी अधिक पसंद आने लगा। लिन वेई ने पहले ही बड़े बर्तन को ठंडे पानी से भर दिया था और स्टीमिंग रैक तैयार कर लिया था, जिस पर उसने गीले पोंछने वाले कपड़े को बिछा दिया था, ताकि उसकी बड़ी बहन उस पर तैयार बंस रख सके। बड़ी बहन, आपने जो बंस लपेटे हैं वे बहुत सुंदर हैं। लिन वेई ने अपनी बड़ी बहन द्वारा बनाई गई छोटी बन को अपनी हथेली में लिया और उसे बार बार देखा। उनकी माँ द्वारा बनाए गए बंस सभी आयताकार थे, बस आटे को एक साथ दबाना पर्याप्त था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बंस को इतना सुंदर बनाया जा सकता है। क्या सभी बन एक जैसे नहीं होते? जब तक वे खाने योग्य हैं, बस यही मायने रखता है। लिन युआन ने अपनी छोटी बहन के साथ बातचीत की, जबकि उसके हाथ व्यस्त थे, और कुछ ही समय में, उसने लगभग 1 दर्जन बंस लपेटे थे। बड़ी बहन, मुझे लगता है कि अगर भोजन को आकर्षक बनाया जाए, तो आपको उसे खाने में अधिक आनंद आएगा, वह आपको अधिक पसंद आएगा, और उसका स्वाद भी बेहतर होगा, वेई ने कहा। अपनी बहन की बातें सुनकर, लिन युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इसे भूख लगना कहते हैं। भूख क्या होती है? जियो लिनशुंग, जो देख रही थी, ने आखिरकार अपनी नजरें मीट बंस से हटा लीं और अपनी बड़ी बहन को असमंजस में देखा। भूख तब लगती है जब आपने अभी तक खाना शुरू नहीं किया है, लेकिन भोजन को देखकर आपको बहुत, बहुत भूख लगती है और आप सचमुच उसे खाना चाहते हैं। ओह, अब मुझे समझ आ गया। जियाओ लिनशुंग ने अपने हाथों से ताली बजाई, बर्तन में बंस की ओर इशारा करते हुए और हंसते हुए कहा, यह ऐसा है जैसे मैं इन बंस को देखता हूँ और बहुत, बहुत भूख महसूस करता हूँ, और वास्तव में उन्हें खाना चाहता हूँ। मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है। हा हा, ठीक है, तुम छोटी पेटू हो। जियो लिनशुन की लालची नज़र से खुश होकर, बहनें भी अपनी बड़ी बहन से बंस लपेटना सीखना चाहती थीं, लेकिन पहला प्रयास उसके जितना अच्छा नहीं रहा। वेई का प्रयास कुछ हद तक ठीक था, लेकिन शियाओ लिनशुन का जूड़ा वैसा नहीं दिख रहा था जैसा दिखना चाहिए था। वह ढीला और ढीला था, जिसके कारण वेई ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि यह मिट्टी का ढेर है जो खड़ा नहीं हो सकता। अपनी बहन द्वारा पूरी तरह से बेकार समझे जाने पर, जियाओ लिनशुंग ने अपने छोटे गालों को फुला लिया और गुस्से से बोली, भले ही मैं बड़ी बहन जितनी अच्छी नहीं बन सकती, लेकिन मेरे भी सपने हैं। लिन युआन जोर से हंस पड़ा। सपने एक ऐसा विषय था जिस पर उन्होंने पिछली रात बात की थी जब तीनों बहनें सोने से पहले बातचीत कर रही थीं। उसका सपना बहुत सारा पैसा कमाना और एक रेस्तरां खोलना था। लिन वेई का इरादा लेडी लियू के कढ़ाई कौशल को विरासत में लेने का था और वह एक कढ़ाई की दुकान खोलना चाहती थी। जब उन्होंने शियाओ लिनशुंग से उसके सपने के बारे में पूछा, तो नींद में डूबी छोटी आलसी सुअर ने सोने से पहले केवल 2 बार गुनगुनाया, और अगले दिन जब वह जागी तो वह इसके बारे में भूल चुकी थी। लिन युआन ने सोचा था कि इस 5 साल की छोटी लड़की को भविष्य का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वास्तव में उसे भविष्य का ज्ञान था। चून की बन पहले से ही बर्तन में थे, इसलिए तीनों बहनें एक साथ बैठकर आग जला रही थीं और बातें कर रही थीं। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तो तुम्हारा सपना क्या है? छोटी लड़की, जो आमतौर पर खिलखिलाती रहती थी और खाने में खोई रहती थी, असामान्य रूप से गंभीर हो गई और अपनी छोटी बाहों को सहारा देते हुए गंभीरता से बोली, मेरा सपना एक डॉक्टर बनना है जो बेहद कुशल हो, यहाँ तक कि उस डॉक्टर से भी अधिक कुशल हो जिसने मेरे पिता के पैर का इलाज किया था। मैं पिता के पैर, माँ की बीमारी और अपने छोटे भाई की बीमारी का इलाज करना चाहता हूँ। अगर मुझे बीमारियों का इलाज करना आता, तो मेरा छोटा भाई इतनी जल्दी नहीं मरता। जैसे ही उसने यह बात कही, जियो लिनशुन की बड़ी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे अपने छोटे भाई की मृत्यु के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। ये वे बातें थीं जो उसने बाद में सुनी, जब लेडी यांग ने उसकी मां के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं, फिर भी उसने सचमुच इन बातों को दिल से लगा लिया था। लिन युआन ने अपनी अच्छी व्यवहार वाली छोटी बहन को सहलाया, उदास, नीरस आंगन की ओर देखते हुए, ये जानते हुए कि जब तक उसका परिवार एक साथ है, भविष्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। जब बहनें बातें कर रही थीं, तो बर्तन में रखे बंद से खुशबू आने लगी। लिन युआन ने बड़े बर्तन का ढक्कन उठाया, और सफेद भाप का एक गुबार उसके स्वागत के लिए ऊपर आया, जिसके बाद एक अभूतपूर्व सुगंध आई। जियो लिनशुंग ने उत्साह से कहा, उसकी लार लगभग बहने लगी।
उसे सबसे बड़ी भोजन प्रेमी जानते हुए लिन युआन ने जल्दी से उसके लिए एक कटोरे में बन परोस दिया। छोटी लड़की चिल्लाई कि यह गर्म है, लेकिन फिर भी वह कुतरती रही, उसका मुंह तेल से सना हुआ था, वह अपनी प्रशंसा भी नहीं कर पा रही थी। लिन वेई ने भी खाना शुरू कर दिया और जीवन में पहली बार स्वादिष्ट, रसदार बंस का आनंद लिया। लिन युआन ने घर के अंदर उनके माता पिता के लिए 5-5 बन परोसे। उसके बन छोटे नहीं थे और लिन जियाक्सिन, जिसकी भूख बहुत ज्यादा थी, 5 बन खाने के बाद ही पेट भर गया। एक बड़े बर्तन में बंस की 2 परतें होने पर कई दर्जन बंस हो गए होंगे। लिन युआन ने फिर लानहुआ के घर के लिए 10 और गुइजी की भाभी के लिए 10 पैक किए और उन्हें एक एक करके वितरित किया। जैसे ही लानहुआ ने बंस खाए, वह लिन युआन की प्रशंसा करती रही और कहती रही कि उसे शेफ बनना चाहिए। भरपेट और संतोषजनक बंस खाने के बाद तीनों बहनों ने सोने से पहले कुछ देर तक लेखन का अभ्यास किया। लिन युआन कल बनाए जाने वाले ठंडे नूडल्स के लिए उत्सुक थी। अगली सुबह लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए महिलाओं की आत्मरक्षा कौशल का अभ्यास करने के लिए जियो लिनशुंग को ले लिया। लिन वेई को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह सीधे खरगोशों को खाना खिलाने चला गया। कुछ ही दिनों में ये छोटे खरगोश काफी बड़े हो गए। लिन युआन ने अभ्यास करते हुए खरगोशों को देखा और उसके मन में पहले से ही पके हुए खरगोश के मांस का स्वाद उभर आया था। नाश्ते में चावल का दलिया और मांस की बनी रोटी थी। लिन युआन का मन सिस्टर गुइजी की लियांगपी पर केंद्रित था और बाहर जाने से पहले उसने जल्दी से कुछ निवाले खा लिए। शियाओ लिनशुंग, उस छोटी कुत्ते जैसी नाक वाली ने भी स्पष्ट रूप से स्वादिष्ट भोजन की गंध महसूस की और एक छोटी पूंछ की तरह अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे चली। बहनें अभी सिस्टर गुइजी के घर नहीं पहुंची थीं कि मुख्य सड़क पर उनकी मुलाकात उनसे हो गई। उन्होंने सोचा कि कुछ अप्रत्याशित हुआ है, लेकिन पूछने पर उन्हें पता चला कि वह इस मामले के बारे में सोच रही थी और उन्हें फोन करने के लिए जल्दी आ गई थी। बहन, निश्चिंत रहो, ये लियांगपी, मैं गारंटी देती हूँ कि ये अच्छे बनेंगे। लिन युआन ने उसकी छाती पर एक थप्पड़ मारते हुए आश्वासन दिया, जिससे बहन गुइजी को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। जब सभी लोग घर पर आ गए, तो जियो लिनशुंग और जियो शितोऊ ने देखा कि खाना तैयार नहीं है, इसलिए वे खेलने चले गए, और उनकी चाची, जिनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, भी मदद करने आ गईं। कल के आटे के पानी को रात भर बैठने दिया गया था और अब तक तलछट ठीक से बैठ चुकी थी। सतह पर साफ पानी था और नीचे चिपचिपा और सख्त स्टार्च था। लिन युआन ने सबसे पहले बहन गुइजी को ध्यान से साफ पानी निकालने को कहा और फिर नीचे स्टार्च वाले पानी को जोर से हिलाया। तभी इसका उपयोग लियांगपी को भाप देने के लिए किया जा सकता था। उसने अपनी चाची से पानी का एक बर्तन गर्म करने को कहा और बंस को भाप में पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी टोकरी तैयार करवाई और निश्चित रूप से एक साफ अक्षत चीज़क्लॉथ की आवश्यकता थी। बहन गुइजी के घर में इतना बड़ा टुकड़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या वे 2 कपड़ों को एक साथ जोड़ सकते हैं। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया, बहन, हालांकि लियांगपी को टुकड़ों में काट कर खाया जाता है, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए उन्हें पूरा भाप में पकाना बेहतर है। सौभाग्य से उसने ये सोच लिया था और घर से एक सफेद सूती कपड़े का टुकड़ा साथ ले आई थी। जब पानी उबलने वाला होता था तो उसे बस चीज़क्लॉथ पर तेल की एक परत लगानी होती थी और उसे भाप से भरी टोकरी के ऊपर रखना होता था। ये सब तैयार होने के बाद सिस्टर गुइजी ने भी स्टार्चयुक्त पानी को हिलाना समाप्त कर दिया था और लिन युआन ने एक करछूल ली, स्टार्चयुक्त पानी की 2 करछूलें उठाईं और इसे थोड़ा थोड़ा करके चीज़क्लॉथ पर डाला। एक बार जब चीज़क्लॉथ समान रूप से ढक गया, तो वह इसे पकने तक भाप में पका सकती थी। चूंकि यह एक बड़ा बर्तन था, लिन युआन ने स्टार्चयुक्त पानी की 2 कलछी का उपयोग किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लियांगपी थोड़ा अधिक गाढ़ा हो गया। बहुत मोटी लियांगपी खाने से ऐसा महसूस हुआ जैसे अधपकी, आटे की रोटी चबा रहे हों, जो वास्तव में स्वादिष्ट नहीं थी। इसलिए, जब दूसरी शीट को भाप में पकाया गया, तो उसने उसमें आधा करछूल कम स्टार्च वाला पानी डाला, और इस बार जो लियांगपी निकली वह बिल्कुल पतली और सही थी। इसके अलावा, चूंकि वह हर बार स्टार्चयुक्त पानी डालने से पहले चीज़क्लॉथ पर तेल की एक परत लगाती थी, इसलिए बाद में लियांगपी को छीलना विशेष रूप से आसान था और इसका कोई भी हिस्सा टूटा नहीं। उसकी चाची और बहन गुइजी ने उस उत्तम रूप से बने लियांगपी को देखा जो दूधिया सफेद और थोड़ा पारदर्शी था, और जितना अधिक वे उसे देखती गईं, उतना ही अधिक वे उसके प्रति आकर्षित होती गईं। उसकी चाची ने अपनी बहू के साथ मजाक में कहा, लियांगपी के इस टुकड़े को अलग रख देना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। अब से, ये लियांगपी बनाने के लिए आपके सांचे के रूप में काम कर सकता है। लिन युआन और सिस्टर गुइजी ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया और रसोईघर हंसी से भर गया। क्योंकि लिन युआन ने सिस्टर गुइजी की देखरेख में लियांगपी बनाई थी, इसलिए उन्होंने उसे तीसरी शीट बनाने की अनुमति दे दी। यद्यपि यह कुछ हद तक अपरिचित था और लियांगपी लिन युआन की तरह गोल नहीं बनी, फिर भी पहली कोशिश में ये पहले से ही बहुत अच्छी थी। दरअसल, जब सिस्टर गुइजी ने अपनी दूसरी शीट बनाई, तो वह पेशेवर लग रही थी, और कुछ ही देर में स्टार्चयुक्त पानी की आधी बाल्टी लगभग खत्म हो गई।
उबले हुए लियांगपी को अभी भी एक एक करके छीलना था और ठंडा होने के लिए ठंडे स्थान पर रखना था, फिर स्ट्रिप्स में काटना था। जैसे ही उन तीनों ने लियांगपी को ठंडा किया, उन्होंने उसकी गिनती की, कुल मिलाकर 20 शीटें थीं। लियांगपी का होना ही पर्याप्त नहीं था, उन्हें ग्लूटेन भी बनाना पड़ा। ग्लूटेन बनाना सरल था, बस बचे हुए मैदे को पकने तक भाप में पकाएं। उसकी चाची ने आग की देखभाल जारी रखी, बिखरे हुए धुले हुए आटे को भाप में पकाते हुए, जो पिछले दिन से ठंडे पानी में भिगोया हुआ था, जबकि लिन युआन ने सिस्टर गुइजी को मसाले तैयार करना सिखाया। सिस्टर गुइजी के परिवार का अपना सब्जी का बगीचा था, जिसमें काफी खीरे उगाए जाते थे। कल लिन युआन ने पहले ही कहा था कि उन्हें खीरे के स्ट्रिप्स की आवश्यकता है, इसलिए आज सुबह सुबह उसने ताजे कोमल खीरे की आधी टोकरी तोड़ ली। खीरे के अलावा उन्हें लहसुन का पानी, मिर्च, सिरका और नमक की भी जरूरत थी। लिन युआन ने लहसुन के पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया, क्योंकि सिरका और मिर्च को खाने के समय स्वाद के लिए मिलाया जा सकता है। बेशक वे तले हुए तिल के नमक को नहीं भूल सकते थे। एक बार जब गेहूं का लस भाप में पक गया, तो लिन युआन ने जल्दी से ठंडे नूडल्स का एक कटोरा तैयार किया। ठंडे नूडल्स की एक शीट जिसके ऊपर खीरे और गेहूं के ग्लूटेन के टुकड़े लगे थे, यह एक भरपूर हिस्सा था। उसने पहले स्वयं इसका स्वाद चखा। यद्यपि ये दुकानों में बिकने वाले आधुनिक ठंडे नूडल्स की तरह चबाने योग्य नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से संरक्षकों से मुक्त था, अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ था, और तिल नमक डालने के बाद विशेष रूप से स्वादिष्ट, ठंडा और थोड़ा खट्टा स्वाद के साथ, ये बहुत स्वादिष्ट था। तीसरी चाची और भाभी गुइजी ने इसे चखा और इसके स्वाद पर प्रसन्नता से बोलीं। उसी समय दोनों छोटे पेटू बच्चों को उसकी सुगंध मिल गई और वे वापस दौड़े और बचे हुए ठंडे नूडल्स को चट कर गए। प्रत्येक ने अपना गोल पेट पकड़ा और एक और कटोरा मांगने के लिए चिल्लाया। ठंडे नूडल्स बहुत सफल रहे, और अगला एजेंडा उन्हें बेचने पर विचार करना था। लिन युआन ने अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू की और भाभी गुइजी के साथ हिसाब लगाना शुरू किया। भाभी, मेरे अनुमान के अनुसार 2 जिन आटे से लगभग 20 शीट ठंडे नूडल्स पक सकते हैं, प्रत्येक शीट एक कटोरे के लिए पर्याप्त है। मैं शहर में घूमा और देखा कि नूडल्स का एक कटोरा 5 वेन मनी में बिक रहा है, और वे हमारे ठंडे नूडल्स जितने भी उदार नहीं हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि चूंकि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, हम प्रति कटोरा कीमत 5 वेन मनी निर्धारित कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? भाभी गुइजी, जो स्वयं एक चतुर महिला थी, ने जल्दी से इस पर विचार किया और बुदबुदाना शुरू कर दिया। प्रति कटोरा 5 वेन पैसे, 20 शीट 100 वेन है, और 2 जिन आटे की लागत 40 वेन पैसे है, इसलिए इससे लाभ होगा 60 वेन का लाभ। 60 वेन। भाभी गुइजी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। 60 वेन, एक महीने में, यह 1800 वेन धन, लगभग 2 टैल चांदी के बराबर होगा। यह उससे भी अधिक था जो उसके पति एशुवान ने अपने व्यस्ततम समय में कमाया था। तीसरी चाची भी आश्चर्य से देखती रह गईं। हालांकि लिन युआन केवल मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। भाभी, आप खीरे और तिल के बारे में भूल गईं, है ना? लेकिन इनके साथ भी लागत ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा एक बार जब आप विस्तार करते हैं और थोक में आटा खरीदते हैं, तो अनाज की दुकान आपको छूट दे सकती है। उसने एक बात का उल्लेख नहीं किया कि वे संभवतः एक दिन में 20 कटोरे से कहीं अधिक बेचेंगे, उन्हें कम से कम 50 की आवश्यकता होगी। भाभी गुइजी बहुत खुश थीं, लेकिन वह सारी चांदी अपने पास रखने वालों में से नहीं थी। युवान, ठंडे नूडल्स का विचार तुम्हारा था, और तुम ही आटा उपलब्ध करा रही हो। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं आपके लिए काम करता हूँ, और जब हम पैसा कमाते हैं, तो आप बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, फिर आप मुझे मजदूरी देते हैं। क्या ये ठीक है? पास खड़ी तीसरी चाची ने जोर से सिर हिलाकर अपनी बहू के सुझाव का पूरा समर्थन किया। लिन युआन अंदर से खुश था, क्योंकि उसने उस महिला के बारे में गलत नहीं सोचा था। हालांकि वह इस तरह आगे बढ़ने की योजना नहीं बना रही थी। उसके पास बड़ी व्यावसायिक योजनाएं थीं, और ठंडे नूडल्स केवल एक सनक थी। वह ऐसी चीज नहीं थी जिस पर वह आय के लिए भरोसा कर रही थी। हालांकि कुछ देर तक बहस के बाद भाभी गुइजी ने उसका फायदा उठाने से इनकार कर दिया। कोई अन्य विकल्प न होने पर लिन युआन ने एक समझौता प्रस्तावित किया। भाभी, ऐसा क्यों न हो, आप ठंडे नूडल्स बनाएं और बेचें, मैं मूलधन दे दूंगा। उन्हें बेचने के बाद आप मुझे प्रत्येक कटोरे के लिए 1 वेन पैसा देंगे। आप मेरे घर की स्थिति जानते हैं, मैं कहीं जा नहीं सकता, इसलिए मुझे आप पर निर्भर रहना पड़ता है। आपके लिए बड़ा हिस्सा लेना उचित ही है। भाभी गुइजी को अब भी लग रहा था कि उन्हें बेहतर सौदा मिल रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह इसकी भरपाई के लिए अधिक बेच सकती हैं और अंततः सहमत हो गईं। हालांकि वह लिन युआन का मूलधन लेने के बारे में नहीं सोचती थी। उसका पति कारपेंटर एशुवान, हालांकि ज्यादा कमाने वाला नहीं था, फिर भी वह 1 या 2 ताइल चांदी जमा कर लेता था। समझौते के बाद लिन युआन निश्चिंत हो गया। यह महिला तेज थी और उसका पति विश्वसनीय था। बाकी अब उसकी चिंता का विषय नहीं था। जैसे ही लिन युआन अपनी भाभी गुइजी के घर से निकली, वह लैन हुआ से टकरा गई।
दूर से लैन हुआ ने उसे देखा और उसकी ओर दौड़ते हुए उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया। लिन युआन, मैं बस तुम्हें ढूंढने आ रहा था। मेरे पिताजी अभी वापस आए और उन्होंने बताया कि फूमन बिल्डिंग का एक लड़का आपके बारे में पूछ रहा था। अरे, तुमने ऐसी क्या मुसीबत खड़ी कर दी है कि फूमन बिल्डिंग को तुम्हारी तलाश करनी पड़ रही है? लैन हुआ ने दूर से चिल्लाकर कहा। लिन युआन को उसे रोकने का कोई मौका नहीं दिया। लिन युआन ने जल्दी से चारों ओर देखा, सौभाग्य से वहां कोई नहीं था। ये स्थान लिन दाशुआन के घर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इसे शांत और खाली देखकर उसने इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। एक बार जब वह करीब आ गई, लिन युआन ने उसे एक तरफ खींच लिया और तुरंत उसका मुंह ढक दिया, इससे पहले कि वह फिर से चिल्ला पाती। मैडम, क्या आप कृपया अपनी आवाज कम कर सकती हैं? क्या आपको सचमुच पूरे गांव को बताना होगा? वह मिस्सी जो पूप्स और पीस करती है, वन अंडरस्को एक। लैन हुआ ने संदेह से अपनी आंखें चौड़ी की और लिन युआन का हाथ अपने मुंह से नीचे खींच लिया। गपशप भरे लहजे में फुसफुसाते हुए कहा, क्या बात है? क्या आप पर फूमन बिल्डिंग को चांदी देने का कर्ज है? आप पर कितना बकाया था? हे भगवान, मेरे पिताजी इतने सीधे सादे ने वास्तव में उस युवा साथी से कहा कि तुम लिन परिवार के खोखले से हो। लैन हुआ की खेदजनक अभिव्यक्ति को देखकर लिन युआन नाराज और खुश दोनों था। वह वास्तव में लिन फुगुई को निर्दोष होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती थी। पिछली बार ये वास्तव में लियूजी ही था जो चावल और आटा देने के लिए घोड़ागाड़ी लेकर दौड़ा था। लिन फुगुई ने उन्हें आपस में बातें करते और हंसते हुए देखा होगा और सोचा होगा कि वे एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए उसने सब कुछ उगल दिया। लिन युआन को यह स्पष्ट नहीं था कि फूमन बिल्डिंग उससे क्या चाहती थी, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह उस खाने के शौकीन बूढ़े आदमी से संबंधित होना चाहिए। किसी भी स्थिति में चूंकि उसने जो व्यंजन बेचे थे उनमें कोई त्रुटि नहीं थी, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे उसके पास आएंगे, इसलिए उसने इस मामले को दिल पर नहीं लिया। उसने लैन हुआ को कुछ मनगढ़ंत बकवास बताकर टाल दिया, और लैन हुआ, जो कि काफी मूर्ख था, ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, यह मानते हुए कि उसने गलती से किसी की प्लेट तोड़ दी थी। आखिरकार लिन युआन की प्रतिष्ठा एक छोटी आपदा स्टार के रूप में थी। वह जहां भी जाती थी, दुर्भाग्य उसका पीछा करता हुआ प्रतीत होता था। एक बार जब ये तय हो गया, तो लैन हुआ ने अचानक रहस्यमयी गपशप भरी नजरों से लिन युआन का हाथ अपने पास खींच लिया। अरे, जब मैं अभी तुम्हें ढूंढने बाहर गई थी, तो मैंने तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी मिस को घर से बाहर भागते हुए देखा। उसका छोटा सा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही हो। सबसे बड़ी मिस लैन हुआ का लिन सीयू के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। किसने लड़की को सुंदर बनाया और उसे बचपन से कभी काम नहीं करना पड़ा, न ही कभी सामने के गेट या भीतरी दरवाजे से बाहर कदम रखना पड़ा। इसके अलावा लेडी माँ हर किसी के सामने शेखी बघारती थी कि उनकी बेटी सिलाई में कितनी कुशल है, उसका चेहरा कितना सुंदर है, और उसकी शादी एक धनी परिवार में होगी। तो अब न केवल लैन हुआ, बल्कि व्यवहारिक रूप से पूरा गांव लिन परिवार की लाडली सबसे बड़ी लड़की के बारे में जानता था, जिसके भविष्य में एक अमीर परिवार में शादी होने की उम्मीद थी। हालांकि इन सब का लिन युआन से कोई लेना देना नहीं था। तो वह रो पड़ी, इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे हर दिन न देखकर मैंने किसी तरह उसे रुलाया हो? लैन हुआ उसके मजाक पर हंसी, और उसने लिन युआन के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, यह जरूरी नहीं कि सच हो। मैंने उसे देखा था। बाहर भागकर वह सीधे आपके घर की ओर चली गई। एक छोटे से गड्ढे के अलावा, जिसमें कोई डूब नहीं सकता, वहां केवल आपका ही घर है। क्या आपको लगता है कि वह नदी में कूद जाएगी? बेशक, लिन युआन ने नहीं सोचा था कि लिन सियू, जो खुद को बाकी सभी से ऊपर मानती थी, नदी में कूदने की हिम्मत करेगी। घर पर केवल उसके पिता, माता और ईमानदार लिन वेई ही थे। छोटा लिन शुआंग अभी भी सिस्टर गुइजी के घर पर था, जियोशितो के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसे जल्दी से वापस जाकर जांच करनी थी। लैन हुआ भी चिंतित थी कि उसकी अटकलें सही हो सकती हैं, और वह जल्दी से लिन युआन के पीछे घर चली गई। निश्चित रूप से, वह मिस जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपने ही गेट के पास चहलकदमी कर रही थी। हालांकि, क्योंकि लिन वेई ने दोपहर के सूरज की रोशनी का फायदा उठाकर खरगोशों का एक घोंसला बना लिया था, इसलिए आंगन खरगोशों को खिलाए गए काले छर्रों और हरी घास से लगभग भर गया था, जिसके कारण लिन सियू अपनी लंबी पोशाक और कढ़ाई वाले जूते में आंगन में कदम रखने से हिचकिचा रही थी। फिर भी गेट पर खड़ी होकर उसे गांव के बदमाशों जैसे लोगों को बुलाने में शर्म महसूस हो रही थी। इसलिए वह प्रवेश द्वार पर उत्सुकता से प्रतीक्षा करती रही। लिन वेई ने उसे घर के अंदर से देखा, लेकिन हमेशा दिखावटी रहने वाली इस चचेरी बहन से मिलने में उसकी कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसने बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। ओह, मैं सोच रहा था कि आज सुबह मैंने अपने सामने के दरवाजे पर एक मैगपाई को लगातार चहचहाते हुए क्यों सुना। पता चला कि आज हमारे यहाँ एक सम्मानित अतिथि आने वाले हैं। लिन युआन जल्दी से घर लौटी, और लिन सियू की असहज और तिरस्कारपूर्ण उपस्थिति को देखकर वह उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी।
लैन हुआ एक पूरी तरह से तालमेल बिठाने वाली साथी साबित हुई और जोर से हंस पड़ी जैसे ही लिन सियू ने सम्मानित अतिथि हमें सम्मानित कर रहे हैं वाक्यांश सुना। वह कुलीनता का भाव धारण करने वाली थी। तुम क्या बात कर रहे हो मूर्ख? क्या आप मैगपाई और बूढ़े कौवे के बीच अंतर नहीं बता सकते? आज सुबह आपके दरवाजे पर एक बूढ़ा कौवा कांव कांव कर रहा था, आपको पता है। मुझे तो बस इतना पता था कि आज तुम्हारे घर कोई अशुभ घटना घटने वाली है और वह आ गई। वह मिस्सी जो पूप्स और पीस करती है टू अंडस को एक लिन युआन अचानक हंसी में फूट पड़ा। लाओ गो की तुलना एक कौवे से की। ऐसा लग रहा था कि लैन हुआ ने लिन सियू की तुलना काले काले पक्षी से की थी। लिन सियू की ओर देखते ही उसका नाजुक मेकअप किया हुआ चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसके हाथ में गुलाबी रुमाल उसकी पकड़ से इतना मुड़ गया कि उसमें लगभग एक बड़ा छेद हो गया। लैन हुआ ने अपने होठों को मोड़ा और चलते हुए धीरे से बुदबुदाया, भौहें तनी हुई, आंखें झपकाई हुई, क्या वह सचमुच सोचती है कि वह धनवान परिवार में जन्मी एक युवती है? ग्रामीण इलाकों में जन्मी होने के नाते उसे अपनी किसान जड़ों के बारे में पता होना चाहिए, न कि हर दिन एक गंदे कपड़े के साथ घमंड से घूमना चाहिए और खुद को ऊंचा और शक्तिशाली दिखाना चाहिए। उसने ये शब्द इतनी ऊंची आवाज में कहे कि लिन सियू जानबूझकर सुन सके। दरअसल लिन सियू जब छोटी थी तो ऐसी नहीं थी। फिर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि उसका विवाह एक धनी परिवार में होगा और उसके बाद उसकी माँ लेडी माँ ने उसे घर पर ही सिलाई सिखानी शुरू कर दी। लिन जियाजोंग मकान मालिक परिवार में श्री के रूप में काम कर रहे हैं। अकाउंटेंट के पास पैसे थे और धीरे धीरे उसने अपनी बेटी के लिए रूजा और पाउडर खरीदना शुरू कर दिया। समय के साथ लिन सियू को उसके माता पिता ने अधिक कुलीन बनने के लिए लाड़ प्यार दिया और वह उन लड़कियों से घृणा करने लगी जिनके साथ वह खेला करती थी। यही कारण है कि अब गांव की लड़कियां उसे नापसंद करने लगीं और यद्यपि लड़के उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके अहंकार को देखकर वे उसके पास जाने का साहस नहीं करते थे। स्पष्ट रूप से कहें तो लिन सियू का लिन परिवार के गांव में एक भी दोस्त नहीं था। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, उसका मन फीनिक्स में रूपांतरित होने पर अड़ा हुआ था। हालांकि आज उसकी तीसरी चाची ने जो शब्द उससे कहे वे असहनीय थे। वह ऐसी नियति के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। क्या फीनिक्स बनने का उसका सपना, जिसे वह एक दशक से अधिक समय से संजोए हुए थी, ऐसे ही टूट जाने वाला था? इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि उसकी मां वास्तव में उसकी तीसरी चाची की बातों से सहमत थी। जी हाँ, ये सब उसके दो भाइयों की वजह से था। अगर उसके दो भाइयों की किस्मत अच्छी न होती तो उसकी माँ उसे बेच नहीं पाती। लिन सियू जितना अधिक इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक क्रोधित होती जाती, और जितना अधिक वह क्रोधित होती जाती उतना ही अधिक वह लिन युआन के प्रति घृणा करने लगती। उसे लगा कि उसके सपने का विनाश इस छोटे से आपदा सितारे के कारण हुआ। यदि परिवार के संपत्ति बंटवारे के समय वह पुराने घर में नहीं जाती तो उसके लिए दुर्भाग्य ही आता। लेकिन लानत है, जब वह लिटिल डिजास्टर स्टार को अपनी बात कहने गई तो उसका मजाक उड़ाया गया और उसे अशुभ कौवा कहा गया। लिन लान हुआ बकवास बांध कर। मुझे लिन सियू को तुम्हारी उंगली उठाने या निर्देश देने की जरूरत नहीं है। हालांकि लिन सियू बिगड़ी हुई थी, वह विशेष रूप से आलसी थी और उसके पास बहुत सारे टेढ़े मेढ़े विचार थे, लेकिन उसने कभी पढ़ाई की परवाह नहीं की। इसलिए उसके संकोची रूप के बावजूद बोलते ही उसकी अशिष्टता उजागर हो जाती थी। हर शब्द और वाक्य उसकी अश्लीलता को उजागर करता था। ओह, तो उस युवती को पादने के बारे में भी पता है? छी, बहुत बुरी बदबू आ रही है। लैन हुआ ने नाटकीय ढंग से अपने छोटे हाथ से उसकी नाक के सामने हवा फैलाई, जिससे लिन सियू का चेहरा और भी गहरा लाल हो गया। लिन युआन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मूर्ख हो? असली युवा महिलाएं ऐसी नहीं होती। ये हम देहाती लड़कियां हैं जो बिना पादने और पेशाब किए, यहाँ तक कि थोड़ा सा गोबर किए बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकती। मेरी राय में हमारे चचेरे भाई को भी घर पर शौच या पेशाब के लिए बाहर जाना पड़ता होगा, है ना चचेरे भाई? लिन सियू ने अपने निचले होंठ को जोर से काटा, उसका चेहरा लाल से सफेद हो गया। उसने हमेशा अपनी तीसरी चाची से सुना था कि कैसे अमीर परिवारों की युवा महिलाओं के भोजन का समय नियमित होता था और यहाँ तक कि नौकरानियां उनके लिए चैम्बर पॉट भी लाती थीं। ओह रुको, वे इसे चैम्बर पॉट नहीं कहते थे, वे इसे टॉयलेट बैरल कहते थे। लेकिन जहां तक उसकी बात है तो उसे घर के अन्य वयस्कों के साथ प्रतिदिन उसी बाहरी घर के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। और अंदर प्रवेश करने के बाद उसे दरवाजे के बाहर लगे हुक पर अपनी बेल्ट टांगनी पड़ी ताकि यह पता चल सके कि दरवाजा किसी के पास है। कोई नहीं जानता था कि वह कितनी शर्मीली और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। लिन सियू जवाब देना चाहती थी, लेकिन वास्तव में उसके पास खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं था। लिटिल डिजास्टर स्टार सही थी, वह कोई वास्तविक महिला नहीं थी। भले ही उसने भूमिका निभाई हो, फिर भी वह एक गांव की लड़की ही थी। नहीं, वह लोगों को इस तरह से अपने ऊपर तुच्छ दृष्टि डालने की अनुमति नहीं दे सकती थी। वह लिटिल डिजास्टर स्टार द्वारा एक दशक से अधिक समय के गौरव का उपहास व्यर्थ में नहीं होने दे सकती थी।
एक बार जब वह उस परिवार का हिस्सा बन गई, तो वह देखना चाहती थी कि क्या लिटिल डिजास्टर स्टार उस पर और लिन लानहुआ पर हंसने की हिम्मत करेगा। वह उन्हें अपने पैरों पर भयभीत होकर घुटने टेकते हुए और उसे मैडम कहते हुए देखना चाहती थी। छोटी आपदा स्टार, बस तुम रुको। अपना मन बना लेने के बाद लिंसियू को कम दुख महसूस हुआ और उसने एक कठोर वाक्य कहा और जल्दी से अपनी पतली कमर मटकाते हुए चली गई। उसे वापस जाकर अपनी तीसरी चाची को जवाब देना पड़ा। वह सहमत हो गई थी। चचेरी बहन, अपना ध्यान रखना, जमीन पर गड्ढों से सावधान रहना, लिन युआन ने कहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लिन सियू सचमुच एक गड्ढे में गिर गई, जिससे उसके सुंदर कढ़ाई वाले जूते पर कीचड़ लग गया। लिन युआन और लैन हुआ को ये बहुत मजेदार लगा। वे हंसी से लोटपोट हो गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज का ये सामान्य मजाक लिन सियू के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। योजक चिन्ह।